नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 7 साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 3 में हमने विलियन में आयनिक साम्यावस्था यानी आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जाना था। आयनिक इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखा था, जिनमें हमने वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में जाना, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में जाना था, वैद्युत अपघट्यों के प्रकारों जैसे कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सीखा था। फिर हमने एसिड्स और बेसिस के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था, जिसमें सबसे पहले हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की क्या सीमाएं थी इसके बारे में जाना था। फिर हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी अम्ल एवं क्षारक धारणा के बारे में जाना था और इसमें ही हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं इनके बारे में सीखा था। और अंत में हमने एसिड्स और बेसिस के लुईस कॉन्सेप्ट को सीखा था। एसिड्स और बेसिस के इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हमने पीएच स्केल के बारे में जाना था कि किस प्रकार से विलियन का जो पीएच है वो हमें उसके एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होने के बारे में जानकारी देता है और किस प्रकार से पीएच पेपर के जो कलर्स होते हैं वो हमें विलियन के पीएच की रेंज के बारे में जानकारी देते हैं। फिर हमने जल के आयनिक गुणनफल के बारे में समझा था और अंत में हमने वीक एसिड्स और वीक बेसिस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स को व्यक्त करना सीखा था। आज के भाग 4 में हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स, जिन्हें हम बहुक्षारकीय अम्ल भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार बहुअम्लीय क्षारक क्या होते हैं इनके बारे में सीखेंगे, इनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स के बारे में जानेंगे और अम्लों के सामर्थ्य यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम एसिड्स और बेसिस के आयोनाइजेशन से रिलेटेड कॉमन आयन इफेक्ट, जिसे हम सम आयन प्रभाव भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। फिर हम लवणों के बारे में जानेंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, लवणों के जलअपघटन से हमें क्या समझना चाहिए, लवणों के जलीय विलयन का पीएच हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसको सीखेंगे। और फिर हम बफर सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे कि बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, बफर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में सीखेंगे। बफर सॉल्यूशंस के पीएच की जानकारी के लिए हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन किस प्रकार से हमारी सहायक होती है इसके बारे में जानेंगे। और अंत में इस भाग में हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, जिन्हें हम अल्प विलेय लवण भी कहते हैं, उनकी विलेयता गुणनफल के बारे में सीखेंगे। चलिए हम आज का भाग शुरू करते हैं। द्वि एवं बहुक्षारकीय अम्ल तथा द्वि एवं बहुअम्लीय क्षारक, इन्हें हम पॉली बेसिक एसिड्स और पॉली एसिडिक बेसिस भी कहते हैं। आइए जानते हैं ये क्या होते हैं। कुछ अम्लों में प्रति अणु एक से अधिक आयनित होने वाले प्रोटॉन होते हैं। ऐसे अम्लों को हम बहुक्षारकीय या पॉलीप्रोटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, यानी इस प्रकार के अम्ल जिनमें हमें प्रति अणु एक से अधिक H+ मिलता है, जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार के अम्लों को हम पॉली बेसिक एसिड्स कहते हैं। किसी द्विक्षारकीय अम्ल H2X के लिए आयनन अभिक्रिया को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। H2X जो कि हमारा डाई बेसिक एसिड है, ये आयनन से हमें H+ और HX- देता है, यानी पहला H+ हमें स्टेप 1 में मिलता है। अब जो ये एनायन है HX-, ये एनायन हमें दूसरा H+ देता है आयोनाइज होकर। इन दोनों स्टेप्स के लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट इस प्रकार से लिख सकते हैं। Ka1 जो है वो हमारे स्टेप 1 का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। इसके न्यूमरेटर पार्ट में हमने H+ और HX- लिखा है जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, और डिनोमिनेटर पार्ट में हमने रिएक्टेंट को रखा है। इसी प्रकार Ka2 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट में हमारे पास H+ और X-2 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास में HX- है। ये दोनों इक्वेशंस हमें फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट देती हैं एसिड के। Ka1 जो है वो हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, जिसमें हमारा स्टेप 1 में हमें पहला H+ मिला था। इस कांस्टेंट को हम Ka1
यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहेंगे, और सेकंड स्टेप का जो कांस्टेंट था Ka2 उसे हम सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहेंगे। अब हम 298 केल्विन पर कुछ सामान्य पॉलीप्रोटिक अम्लों के आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स को देखेंगे और समझेंगे, जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो 5.9 × 10⁻⁻² है, और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो है 6.4 × 10⁻⁻5। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू के कंपैरिजन में हमारा जो सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू काफ़ी कम है। इसी प्रकार से हम सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर देखें तो इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट अत्यधिक लिखा हुआ है और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट उसके कंपैरिजन में 1.2 × 10⁻⁻² है, यानी इसका मान फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट से कम है। इसी प्रकार बाकी अम्लों के लिए भी हमें सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट से कम मिल रही है, और कुछ ट्राई बेसिक एसिड्स जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड उसके लिए जो थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू और भी कम मिल रही है। अभी टेबल में हमने जो वैल्यूज देखी उनसे हमने ये समझा कि हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू हमें कम मिल रही है। इसको समझने के लिए हम H2SO4 का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि डाई बेसिक एसिड है। H2SO4 जो है वो हमें प्रति अणु 2H+ देता है, लेकिन ये जो 2H+ है हमें 2 स्टेप्स में मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा इस प्रकार से होगा, H2SO4 जो है वो H+ और HSO4- में आयोनाइज होगा। अब ये जो H+ है, जो पहला H+ हमें H2SO4 से मिल रहा है, ये हमें न्यूट्रल अणु जो कि H2SO4 है उससे मिल रहा है, जबकि अगर हम देखें जो दूसरा H+ हमें मिलता है वो हमें HSO4- से उसके आयोनाइजेशन से मिल रहा है, यानी जो HSO4- है जो कि एक एनायन है उससे हमें दूसरा H+ मिल रहा है। अब हम जानते हैं कि जो विपरीत आवेशित आयन्स होते हैं इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होते हैं, यानी किसी ऋणावेश से या ऋणायन से किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी को अलग करना डिफिकल्ट है, मुश्किल है। इसी वजह से जो दूसरा H+ है वो मुश्किल से रिलीज होता है क्योंकि वो HSO4- से रिलीज होगा। तो इसी वजह से जो सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा कम आती है, क्योंकि जो दूसरा H+ है वो हमें ऋणायन से मिलता है, वो ऋणायन जो है उससे दूसरा H+ रिलीज होना मुश्किल होता है। इसी प्रकार अगर कोई हमारा ट्राई बेसिक एसिड है जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, तो उसका जो तीसरा H+ होगा वो भी और ज़्यादा मुश्किल से रिलीज होगा, यानी हमेशा सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू से हमेशा कम मिलेगी। अब हम अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। किसी अम्ल की वियोजन क्षमता HA बंध की सामर्थ्य एवं इसकी ध्रुवणता पर निर्भर करती है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। हमारे पास 4 हैलोजन अम्ल हैं, HF, HCl, HBr और HI। इन चारों अम्लों में से सबसे अधिक प्रबल अम्ल जो है वो HI है और सबसे दुर्बल अम्ल जो है वो HF या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। इसको समझने के लिए हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परमाणुवीय आकारों के बारे में समझेंगे। हम जानते हैं कि फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इनका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने से जो HI बंध है उसकी बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई भी बढ़ती है, और बंध लंबाई बढ़ने से ये जो बंध है वो वीक हो जाता है या दुर्बल हो जाता है, तो इसका जो तोड़ना है या आयोनाइजेशन है वो आसान हो जाता है, यानी HI जो है उसका जो बॉन्ड है वो वीक है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में H+ हमें उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से HI ज़्यादा मात्रा में H+ देगा, तो इसलिए यह सबसे प्रबल अम्ल है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी प्रकार HF जो है, F का आकार छोटा होने की वजह से इसके बीच का जो बंध है, H और F के बीच की जो बंध की बंध लंबाई है वो कम होती है, इसलिए यह बंध जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसका आयोनाइजेशन जो है ये उतना आसानी से नहीं होता है, इसलिए HF
वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, जबकि HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है इन चारों अम्लों में। और HCl और HBr जो है वो इनके बीच के क्रम के अम्ल होते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमारे पास 4 अणु हैं, CH4 मीथेन, अमोनिया, वाटर और HF। इन चारों में अम्ल सामर्थ्य का क्रम हम किस प्रकार से पता लगाएं, इसको जानते हैं। यहाँ पे हम इनकी अम्ल सामर्थ्य का क्रम निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता का उपयोग करेंगे। यहाँ पे कार्बन की विद्युत ऋणता सबसे कम है, फिर नाइट्रोजन की उससे अधिक है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इन चारों में सबसे अधिक है। तो जितना अधिक विद्युत ऋणी अगर तत्व है H के साथ में, उतना अधिक वो जो बॉन्ड है वो H और A के बीच का वो पोलर होगा, वो ध्रुवीय प्रकृति का होगा और उतना अधिक उसका आयोनाइजेशन पॉसिबल होगा, तो वो उतना अधिक मात्रा में हमें H+ देगा। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं यदि एक ही आवर्त में या पीरियड में तुलना करें तो HA आबंध की ध्रुवणता अम्ल सामर्थ्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक होती है। इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत ऋणता के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो HF है वो सबसे प्रबल अम्ल होगा और मीथेन जो है वो सबसे दुर्बल अम्ल होगा इन चारों अणुओं में। अब हम अम्लों एवं क्षारकों के आयनन में सम आयन प्रभाव या जिसे हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी ऐसे पदार्थ के मिलने से जो विघटन साम्य में पूर्व से उपस्थित हो, आयनिक स्पीसीज को और उपलब्ध करवाकर साम्यावस्था को विस्थापित करता है, सम आयन प्रभाव कहलाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हम सभी जानते हैं कि एसिटिक अम्ल जो है वो इस प्रकार से आयनित होता है, H+ और एसीटेट आयन। अब यदि हम इस इक्विलिब्रियम में बाहर से एसीटेट आयन और अधिक प्रोवाइड करें या उपलब्ध करवाएं, तो यहाँ पर बढ़ी हुई जो एसीटेट आयनों की जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है, उसको संतुलित करने के लिए जो साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी एसिटिक एसिड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हमने ली-शितेलिये सिद्धांत में सीखा था कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है वो उसमें किए गए परिवर्तन के प्रभाव को कम या समाप्त करने की दिशा में या डायरेक्शन में अग्रसर होता है। तो यहाँ पे अगर हम एसीटेट आयन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और यदि हम H आयनों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो भी इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, यानी बढ़ी हुई आयनों की जो सांद्रता है उसको कम करने की दिशा में वो अग्रसर होगा। अब हम लवणों या सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। लवण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो होता है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो लवण बनते हैं उन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि NaCl, NaOH और HCl से मिलकर जो सॉल्ट बना वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार से KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। दूसरी कैटेगरी है जिसमें दुर्बल अम्लों व प्रबल क्षारों यानी वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस से जो लवण बनते हैं, जैसे कि सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इससे जो लवण बना वो इस कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार तीसरी कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस से बने हुए सॉल्ट्स, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। और जो फोर्थ टाइप है वो है वीक एसिड्स और वीक बेसिस से बने हुए सॉल्ट्स, जैसे कि अमोनियम एसीटेट। यहाँ पर एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक एसिड्स और वीक बेसिस हैं। तो इस प्रकार के जो सॉल्ट्स हैं वो दुर्बल अम्लों एवं दुर्बल क्षारकों के लवणों की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे NaCl, KBr, इनका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। इनके आयोनाइजेशन से प्राप्त जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे Na+ और Cl- जल में
H प्लस या OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन से कंबाइन करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वो कंबाइन भी करेंगे तो वो वापस से कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, क्योंकि हमने सीखा था कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, ये अपने जलीय विलयन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो सॉल्ट्स होते हैं इनके जलीय विलयन का पीएच जो है वो 7 ही रहता है, और ये जो सॉल्ट्स हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस से बने हुए सॉल्ट्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। बाकी की जो 3 कैटेगरी है इन सॉल्ट्स के हाइड्रोलाइसिस को अब हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सोडियम एसीटेट का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम एसीटेट जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो सॉल्ट्स हैं वो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हों या वीक एसिड या वीक बेस से बने हों, सॉल्ट्स हमेशा कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। तो इसलिए जो सोडियम एसीटेट है वो कंप्लीटली एसीटेट आयन और सोडियम आयनों में आयोनाइज्ड हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे जो एसीटेट आयन हमें मिलता है वो जल से रिएक्ट करके हमें एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब हम जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, और जो वीक एसिड्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आयोनाइज्ड होते हैं, यानी एक बार एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया तो उसके बाद उसका बहुत ही कम हिस्सा दोबारा से एसीटेट आयन और H+ देगा। तो यानी जो विलयन है उसमें H+ आयनों की कंसंट्रेशन कम हो गई और OH- आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि जल के H+ आयन जो है वो एसीटेट से कंबाइन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गए, और जो हाइड्रोक्साइड आयन बचे हुए हैं उनकी वजह से इस विलयन का पीएच जो है वो 7 से अधिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं इनके जलीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। इसी प्रकार अब हम अमोनियम क्लोराइड के जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस को देखेंगे। अमोनियम क्लोराइड जो है सॉल्ट होने की वजह से, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, तो पूरी तरह से अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में आयोनाइज हो जाता है। अब ये जो अमोनियम आयन है ये वाटर से रिएक्ट करके NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में H+ आयन बनता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस होता है, और वीक बेस जो है वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी इनका बहुत कम हिस्सा आयोनाइज होता है। तो इस प्रकार से ये जो विलयन है इसमें H+ आयनों की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, और H+ आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो विलयन का पीएच है वो 7 से कम हो जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा विलयन। तो इस प्रकार के सॉल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हैं इनके जलीय विलयन का जो पीएच है वो हमें 7 से कम मिलता है। अब हम 4th कैटेगरी के सॉल्ट्स जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बने होते हैं उनके हाइड्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम अमोनियम एसीटेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अमोनियम एसीटेट सॉल्ट है, इस वजह से कंप्लीटली एसीटेट आयन और अमोनियम आयन में आयोनाइज्ड होता है, और ये जो एसीटेट आयन और अमोनियम आयन है ये जल से क्रिया करके एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही वीक एसिड्स और वीक बेसिस हैं, और दोनों का ही आयनन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। तो इस प्रकार के जो विलयन है उनका जो पीएच है वो 7 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार के विलयनों के पीएच की गणना हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। pH = 7 + ½ pKa - pKb, यानी अगर इस प्रकार के वीक एसिड्स और वीक बेसिस से बने हुए सॉल्ट्स के जलीय विलयन का पीएच हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें वीक एसिड और वीक बेस जो है उसके pKa और pKb वैल्यू का पता होना चाहिए, उससे हम इनका पीएच आराम से निकाल सकते हैं। अगर pKa - pKb का मान पॉजिटिव आता है तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा, यानी जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा, और यदि pKa - pKb का मान नेगेटिव आता है तो विलयन का पीएच 7 से कम होगा, यानी सॉल्यूशन जो है वो
एसिडिक होगा। अब हम एक अभ्यास प्रश्न करेंगे इस फॉर्मूले पे आधारित। यहाँ पर एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका pKa और pKb क्रमशः 4.76 और 4.75 है। तो अमोनियम एसीटेट विलयन के pH की गणना हमें करनी है। तो हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। अब हमारे पास में pKa और pKb दोनों की वैल्यूज है, तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको हल करने पे हमें विलयन का जो pH है वो 7.005 मिलेगा, यानी ये जो विलयन है वो बेसिक होगा, एल्केलाइन होगा। अब हम बफर सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे। ऐसे विलयन जिनका pH तनु करने अथवा अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, बफर विलयन कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो प्रकार के बफर सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल रखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिश्रण, यानी वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, इन दोनों का जो मिश्रण है वो एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, जिसका pH लगभग 4.75 है, यानी ये एसिडिक बफर है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। इस मिश्रण का pH लगभग 9.25 है, यानी ये बेसिक बफर है। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ज्ञात pH के बफर सॉल्यूशन का निर्माण हम कर सकते हैं। ज्ञात pH के बफर निर्माण में pKa एवं pKb और साम्यावस्था स्थिरांक की आवश्यकता होती है। जैसे दुर्बल अम्ल और इसके प्रबल क्षारक से बने लवण से बने बफर विलयन का pH हेंडरसन हासेलबल्क समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। अम्लीय pH का बफर बनाने के लिए हम दुर्बल अम्ल और इसके द्वारा प्रबल क्षार के साथ बनाए जाने वाले लवण का उपयोग करते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे Ha जो है वो वीक एसिड है, जो कि जल के साथ क्रिया करके H+ और A- देता है। इसके लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट को इस प्रकार लिख सकते हैं, H3O+ इंटू A- डिवाइडेड बाई Ha। अब इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करेंगे और H3O को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी क्वांटिटीज को हम एक साथ रखेंगे, तो हमें इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन मिलेगा, H3O+ इज इक्वल टू Ka इंटू Ha डिवाइडेड बाई A-। अब हम इस इक्वेशन की दोनों साइड लोगैरिथम लेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे। उससे हमें pKa इज इक्वल टू pH माइनस लॉग A- जो कि एनायन की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय Ha मिलेगा। अब हम इसको, ये माइनस साइन जो है वो हम प्लस में कन्वर्ट करके भी इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन इस तरह से है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग A- डिवाइडेड बाय Ha। यानी इस इक्वेशन से हम किसी एसिडिक बफर की pH का पता लगा सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है वो हेंडरसन हासेलबल्क इक्वेशन कहलाती है। अब इसी प्रकार का समीकरण हमें दुर्बल क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल से बने लवण से बने बफर विलयन के लिए मिलेगा, जो कि इस प्रकार होगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग संयुग्मित अम्ल BH+ डिवाइडेड बाय क्षारक B। अब हम इस POH वैल्यू से विलयन का pH निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो अगर हमें POH पता है तो हम विलयन का pH ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अल्प विलेय लवणों की विलेयता साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। प्रत्येक लवण की एक विशिष्ट विलेयता होती है जो कि ताप पर निर्भर करती है। लवणों को विलेयता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। वर्ग फर्स्ट, इसमें हम विलेय लवणों को रखते हैं, इनकी विलेयता 0.1 m से ज्यादा होती है। वर्ग सेकंड, इसमें हम कुछ कम विलेय लवणों को रखते हैं, इनकी विलेयता 0.01 m से ज्यादा होती है और 0.1 m से कम होती है। और इसी प्रकार जो वर्ग थर्ड है,
उसमें हम अल्प विलेय लवणों को रखते हैं। इनकी विलेयता 0.01 m से कम होती है। कुछ अल्प विलेय लवणों के उदाहरण हैं बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट आदि। अब हम विलेयता गुणनफल स्थिरांक, जिसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी कहते हैं, यह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अल्प विलेय ठोस लवण तथा इसके संतृप्त विलयन के आयन के मध्य साम्यावस्था को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब हम किसी अल्प विलेय लवण को जल में घोलते हैं तो उसका केवल कुछ हिस्सा ही जल में घुलता है और बाकी जो लवण है वो ठोस रूप में अघुलित अवस्था में विलयन में रहता है। तो जो ठोस लवण है और उसके जो आयन हैं उनके बीच में एक साम्यावस्था स्थापित रहती है। वो इस प्रकार से होती है बेरियम सल्फेट इक्विलिब्रियम Ba+2 प्लस सल्फेट आयन। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम कह सकते हैं, इस प्रकार से होगा Ba+2 इंटू SO4 - 2 डिवाइडेड बाय BaSO4। इस प्रकार से जो BaSO4 की सांद्रता है वो चूंकि इसका बहुत ही कम मात्रा जल में विलयशील हो रही है तो इसकी सांद्रता को हम लगभग स्थिर मान सकते हैं। अब हम BaSO4 की सांद्रता को जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया स्थिरांक मिलता है जिसे हम Ksp से दिखाते हैं, जिसे हम विलेयता गुणनफल स्थिरांक या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान हम इस प्रकार से दर्शाते हैं Ksp = Ba+2 इंटू SO4 2-। किसी ठोस लवण जिसका सामान्य सूत्र MxP+ इंटू XyQ- है तथा जो अपने संतृप्त विलयन के साथ साम्यावस्था में हो तथा जिसकी मोलर विलेयता S हो को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे इस लवण के लिए Ksp इस प्रकार से लिखा जाएगा Ksp = MP+ to the power x इंटू x to the power q माइनस इंटू to the power y। यहाँ पे m और x की जगह हम सॉल्युबिलिटी s, जिसे मोलर विलेयता लिखी है हमने, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगा xs to the power x ys to the power y। इसको सॉल्व करने पे हमें Ksp इस प्रकार से मिलेगा x to the power x इंटू y to the power y इंटू s to the power x plus y। ये इस लवण के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को दर्शाता है। आज के भाग में हमने पॉलीप्रोटिक एसिड्स और पॉली एसिडिक बेसिस के बारे में जाना, ये क्या होते हैं, इनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स के बारे में समझा, किस प्रकार से फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की तुलना में ज़्यादा होता है, इसका कारण समझा। फिर हमने एसिड्स की आयनिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात की। इसके बाद हमने एसिड्स और बेसिस के आयोनाइजेशन में कॉमन आयन अफेक्ट क्या होता है या सम आयन प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में सीखा। फिर हमने विभिन्न प्रकार के लवणों के प्रकारों के बारे में बात की, इनके जल अपघटन को समझा और इनके विलयनों के pH को ज्ञात करने का एक सूत्र समझा। और फिर हमने बफर विलयन क्या होते हैं इनके बारे में जाना, हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में सीखा और अंत में हमने अल्प विलेय लवणों यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की विलेयता और विलेयता गुणनफल के बारे में सीखा। इसी के साथ हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है। अब हम दूसरे अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।